बच्चों एक बार फिर आपका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल फिजिक्स एक सोच में। बच्चों इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं संधारित्रों का संयोजन। बच्चों जो संधारित्रों का संयोजन होता है वो दो तरह से होता है। जो इसका पहला टाइप है उसे हम श्रेणी क्रम कहते हैं और जो दूसरा टाइप है उसे समांतर क्रम या पार्श्व क्रम कहते हैं। बच्चों ये जो आज का टॉपिक है जिसमें हम श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम के बारे में पढ़ेंगे, ये न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप जब देखेंगे, आप आईआईटी का एग्जाम हो या नीट का एग्जाम हो, अब तो बोर्ड एग्जाम में 2023 में जो अभी एग्जाम हुआ है उसमें न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा मात्रा में पूछा गया है। अंकित प्रश्न जो होते हैं वो आप देखेंगे कि इस पहले जो पिछले साल में जो क्वेश्चन पूछे जाते थे और 2023 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें बहुत डिफरेंस आ गया है। इस बार जो फिजिक्स का पेपर लोग कह रहे थे कि टफ था, टफ नहीं था, केवल कुछ न्यूमेरिकल का पोर्शन ज्यादा डाल दिया गया था, इसलिए टफ माना जा रहा है। ठीक है, तो अब न्यूमेरिकल इसमें भी ज्यादा पूछे जाने लगे हैं। तो श्रेणी क्रम और ये पार्श्व क्रम पे न्यूमेरिकल पहले से ही ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में ऐसा कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, ऐसा ट्रिक बताया जाएगा जिसके मदद से आप बहुत ही आसानी से श्रेणी क्रम पर और पार्श्व क्रम पे जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको आप सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और जो लोग चैनल पर नए हो वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं हम सबसे पहले श्रेणी क्रम के बारे में। बच्चों जो ये संधारित्रों का श्रेणी क्रम होता है इसको हम दो तरह से परिभाषित कर सकते हैं। पहले तो इसके बनावट के आधार पर और दूसरा सैद्धांतिक रूप से। बच्चों इसके बनावट के आधार पर जो परिभाषा होता है वो कुछ ऐसा होता है कि संधारित्रों का एक ऐसा संयोजन जिसमें पहले संधारित्र का दूसरा प्लेट दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, दूसरे संधारित्र का पहला प्लेट तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, ऐसे ही तीसरे संधारित्र का दूसरा प्लेट चौथे संधारित्र के पहले प्लेट से क्या हो, जुड़ा हो। तो इस प्रकार का संधारित्रों का जो संयोजन होता है उसे हम कहते हैं संधारित्रों का श्रेणी क्रम। ये तो रहा बनावट के आधार पर परिभाषा। बच्चों अगर सैद्धांतिक रूप से इसका परिभाषा देखें तो जो सैद्धांतिक रूप से इसका परिभाषा होता है वो ये होता है कि संधारित्रों का एक ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र पर आवेश समान हो तथा विभवांतर क्या हो, अलग अलग हो, संधारित्रों का श्रेणी क्रम कहलाता है। क्या क्या होता है इसमें, प्रत्येक संधारित्र पर जो आवेश होता है वो क्या होता है, समान होता है और विभवांतर क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इस प्रकार का जो संयोजन होता है उसे हम कहते हैं संधारित्रों का श्रेणी क्रम। अब बच्चों यहाँ पे तीन संधारित्र दिए गए हैं और आप देख रहे हैं कि ये तीनों संधारित्र जो हैं वो श्रेणी क्रम में है। अब जब श्रेणी क्रम में दिए गए हैं यहाँ पे तो इन तीनों संधारित्रों का तुल्य जो धारिता होगा वो कितना होगा हम इसमें ज्ञात करेंगे। अभी हम ये ज्ञात करेंगे कि इन तीनों संधारित्रों का जो तुल्य धारिता, तुल्य मतलब क्या, ये तीनों मिलकर एक नया संधारित्र बनाएंगे और उस नए संधारित्र की जो धारिता होगी वो कितनी होगी, यहां पे उसे हमें फाइंड आउट करना है। तो बच्चों चलिए हम उस नए संधारित्र की धारिता हम यहां पे क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। बच्चों यहां पे देखिए ये तीन संधारित्र हैं और इसको किसी भी वोल्ट के बैटरी से हम क्या किए हुए हैं, जुड़े हुए हैं। और यही भी वोल्ट का जो बैटरी है जो यहां पे विभवांतर इस यहां पे भी दिया गया है, यही भी तीन भागों में बट गया है। किसके किसके रूप में, V1 प्लस V2 प्लस V3। यहां पे मान लीजिए कि आप यहां पे 24 वोल्ट की बैटरी अगर दिए हैं तो यही 24 वोल्ट की बैटरी यहीं पे इसका ही जो ये विभव है ये तीन अलग अलग जगहों पे बट गया है। सपोज कीजिए कि यहाँ पे 4 आ गया है, यहाँ पे 6 आ गया है और यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 वोल्ट, मतलब कि इन सबको जोड़ने पर ये 24 के बराबर आएगा। आप इस बात को समझ रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे जितने भी वोल्ट की बैटरी लगाएंगे अगर संधारित्र श्रेणी क्रम में है तो ये पूरा जो यहां का विभव है वो उन सारे संधारित्रों पर क्या हो जाता है, अलग अलग फॉर्म में बढ़ जाता है। और यहां पे हम इसको लिख सकते हैं, तब V बराबर क्या लिख सकते हैं, V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इसको इक्वेशन नंबर आप क्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए। अब चलिए बच्चों यहाँ पे तीन सिस्टम बने हैं। एक पहला सिस्टम ये बना है, दूसरा सिस्टम ये बना है, तीसरा सिस्टम ये बना है। अगर आपसे मैं कहूं कि ये जो पहला संधारित्र है इस
इस पे जो विभवांतर आया है वो कितना आया, V1 आया है, और इस पे जो आवेश आया है वो कितना है, Q आया है, और इसका जो धारिता है वो कितना है, C1 है। तो अगर इस फॉर्मूले से आपसे पूछा जाए, आप जानते हैं कि ये Q बराबर क्या होता है, CV होता है। Q बराबर क्या होता है, CV होता है। तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई C हो जाएगा। आप देखिए V बराबर, ये C इधर आएगा तो Q बाई क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो अगर इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज करें, हम यहाँ पे इसका उपयोग करें, तो सबसे पहले इस V1, V2 और V3 की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इन तीनों निकायों से, इन तीनों सिस्टमों से अगर हम चाहें तो V1, V2 और V3 की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और उन्हीं वैल्यू को इसमें पुट करके हम देखिए कैसे तुल्य धारिता ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे V1 लिखेंगे, तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू इस फार्मूले से लिखा जाएगा। तो इस यहां तो V1 लिख दिया गया, यहां पे आवेश कितना है, Q है, तो V इक्वल टू क्या हो गया, Q है, और बटे में कितना हो जाएगा, C1। वैसे ही V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q अपान C2। वैसे ही V3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q अपान C3। अब देखिए V2, यहाँ V2 है, यहाँ पे आवेश कितना है, Q, और बटे में कितना हो जाएगा, C2। यहाँ पे V3 के केस में देख लीजिए, V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आवेश कितना है, Q, और बटे में कितना हो जाएगा, C3 हो जाएगा। अब इन तीनों वैल्यू को इसमें क्या कर दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर, तो आप लिखेंगे V1, V2 और V3 का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब चलिए V1, V2, V3 का मान इस समीकरण 1 में रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, V बराबर, यहां पे आप लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, Q अपान C1 प्लस Q अपान C2। V2 का मान यहाँ पे Q अपान C2 है, V3 का मान कितना है, Q अपान C3 है, तो Q अपान ये C3 हो जाएगा। देखिए तीनों जगह Q आया है, तो आप चाहें तो Q को क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। तो Q को कॉमन कर लीजिए आप, तो Q को कॉमन करेंगे यहाँ पे तो क्या बचेगा, यहाँ पे Q को कॉमन कर लिया गया, तो यहाँ पे Q कॉमन, तो 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। अब चलिए यहां पे हम इसको देख लेते हैं, इस Q को इधर लेकर चले आइए, तो V बाई Q, चाहे यहीं पे इसको रहने दीजिए, अभी इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब आपसे मैं पूछूं तो यहां पे क्या है, V इक्वल्स टू Q बाई C है। अगर हम यही वैल्यू, अगर आपको V की वैल्यू अगर हम यहां पे रखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, Q बाई C लिख सकते हैं कि नहीं। आप जरा ध्यान दीजिएगा कि यहां पे टोटल जो विभव है वो कितना है, V है, और यहां से ये Q चार्ज जाएगा, ये Q चार्ज मान लीजिए कि यहां से Q चार्ज जाएगा, तभी तो ये चार्ज यहां पे Q, इस पर भी Q, इस पर भी Q, और यहां से निकल कर ये चार्ज Q आएगा, तभी तो इसमें जो आपका धारा, वैद्युत धारा होगा वो समान होगा। मान लीजिए कि अगर क्या होता है, बैटरी जोड़ते हैं तो एक धारा यहां से चलती है, धारा क्या होती है, वैद्युत धारा क्या होती है, आवेश प्रवाह के दर को हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। तो यहां से जो आवेश गए होंगे वही आवेश तो इस पे क्या हुए होंगे, स्टोर हुए होंगे, इस पर भी स्टोर हुए होंगे, इस पे भी स्टोर, एकाएक जाके इस पे सेट हो गया होगा, और जो आवेश यहां से जा रहा होगा वही आवेश तो आपको फिर से ऐसे निकलते हुए आएगा, क्योंकि धारा का मान तो क्या होगा, वैद्युत धारा का मान तो क्या होगा, समान होगा। तो Q आवेश यहां से गया तो Q इस पे, Q इस पे, Q इस पे, Q ऐसे इस पे आ गया, और यहां पे भी रखा हुआ है। अब मान लीजिए ये तीनों मिलकर जो नया कैपेसिटर बना रहे हैं, उसका मान लीजिए कि उसका कैपेसिटेंस, ये तीनों मिलकर जो नया न्यू कैपेसिटेंस, जो न्यू आपका संधारित्र बना रहे हैं, उसका जो मान लीजिए कि इसका जो धारिता है वो क्या है, C है। तो आप देखिए ये V वोल्ट की बैटरी लगा हुआ है, Q आवेश ये जा रहा है, और C क्या हो, तीनों का मिलकर जो नया कैपेसिटर बना उसकी जो धारिता है, जो नया आपका संधारित्र बना उसकी जो धारिता है वो कितनी है, C है। तो अगर इन तीनों में अगर हम रिलेशन देखें तो V बराबर, यही रिलेशन आएगा, V बराबर क्या है, Q बाई C है। तो इस V के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, Q बाई C लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, तो आप लिखिए समीकरण 2 में V इक्वल्स टू Q बाई C रखने पर, अगर समीकरण 2 में V बराबर हम क्या लिख दें, Q बाई C रख दे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, V के स्थान पे Q बाई C रख दीजिए, यही तो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा, यही तो आप इसको C इक्विवेलेंट लिख लीजिए, CEQ का मतलब क्या होता है, तुल्य प्रतिरोध। तो यहां पे आप
V इक्वल्स टू Q बाई सी ई क्यू लिख लो, ठीक है ना। यही इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपका हो जाएगा, यही तुल्य धारिता हो जाएगी सी इक्विवेलेंट ही, ठीक है ना। तो अब यहां पे इस V के स्थान पर, इस V के स्थान पर हमें क्या रखना है, Q बाई सी इक्विवेलेंट, ये हम लिख लेंगे। और बराबर में क्या है, Q और इंटू में 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 हो जाएगा। अब इस Q से ये Q क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये Q से Q क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहां पे क्या बचेगा, 1/C इक्विवेलेंट बराबर में 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो बच्चों ये क्या 1/C इक्विवेलेंट क्या आपको बताया, ये जो C इक्विवेलेंट लिखा जा रहा है, C मतलब तुल्य धारिता जो लिखा जा रहा है, तो ये तुल्य धारिता का यहां पे आपको क्या मिल गया, फार्मूला हो गया 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसका मतलब कि अगर ये तीन जो संधारित्र हैं आपके C1, C2 और C3, जिसका जो धारिता है, पहले का धारिता C1 है, दूसरे का धारिता C2 है और तीसरे का धारिता C3 है, अगर ये तीनों श्रेणी क्रम में हो तो ये तीनों मिलकर एक नया संधारित्र बनाएंगे जिसका जो तुल्य धारिता हो जाएगा वो CEQ हो जाएगा। और इस जो 1/CEQ का जो फार्मूला होगा वो बराबर हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 के बराबर हो जाएगा। वैसे इसको हम फिगर में नहीं बनाएंगे, आप समझ लीजिए कि ये तीनों मिलकर एक नया संधारित्र बना रहे हैं जिसकी जो धारिता है वो CEQ है। और CEQ को इक्विवेलेंट को हम तुल्य कहते हैं, तो CEQ से इसको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1/CEQ कितना हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो आप इसको नोट कर लें, आप इसको पॉज करके क्या कर लें, नोट कर लें। तब हम पढ़ते हैं समांतर क्रम। इसमें एक ट्रिक बताएंगे कि अगर केवल अगर कोई दो संधारित्र आपके श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हो तो डायरेक्ट उसका फॉर्मूला आप कैसे लिखेंगे, आसान तरीका हो जाएगा। तो अभी पहले उसको बता लेंगे, उसके बाद हम पढ़ाएंगे समांतर क्रम। बच्चों अब देखते हैं, अगर कोई दो आपके ये संधारित्र हो और ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो इसका तुल्य जो धारिता होगा वो कितना हो जाएगा, उसको हम यहां पे देखते हैं। बच्चों अगर ये दो हो तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट मतलब तुल्य धारिता, इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, तुल्य धारिता, इक्वल टू हम लिख लेंगे 1/C1 प्लस 1/C2। अब ये 1/CEQ को हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, C1 C2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम हो जाएगा, ये C2 यहां चला जाएगा, C2 और प्लस क्या हो जाएगा C1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C1 प्लस C2, C2 प्लस C1 को हम C1 प्लस C2 भी लिख सकते हैं अपॉन C1 C2। अब देखिए 1/C इक्विवेलेंट को हम क्या लिख लेंगे, C1 प्लस C2 अपॉन C1 प्लस C1 इंटू C2। अब हम चाहते हैं कि इसको ऊपर लिखना, तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये बटे में एक आ जाएगा ये, तो यहां पर भी तो हमें ये जो नीचे वाला है उसको ऊपर लेकर जाना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो आपके नीचे एक है तो इससे कोई मतलब नहीं है। अगर कोई दो आपके संधारित्र श्रेणी क्रम में हो तो उनका जो फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसे हो जाता है। अब बच्चों अगर आपको यहाँ पे दे दिया जाए कि यहाँ पे 2 फैरेड का कोई संधारित्र है, यहाँ पे 5 फैरेड का कोई संधारित्र है, तो आप बताइए कि इसका इक्विवेलेंट क्या है। तो आपको कुछ नहीं सोचना है, इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या लिख देना है, C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर पहले दोनों का गुणा कर दीजिए, 2 गुणे 5 और नीचे दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 10/7 फैरेड हो जाएगा। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कुछ सोचना ही नहीं। अगर 2 रहे ना तो दोनों का पहले क्या कर दीजिए, ऊपर गुणा नीचे जोड़कर भाग दे दीजिए। तो यही तो फॉर्मूला आया, C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या आया, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ऊपर दोनों का गुणा नीचे दोनों का जोड़, और क्या कर दीजिए, गुणे वाले में जोड़ से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। तो आप अगर कोई कहीं मतलब 2 हो, अगर 2 से ज्यादा हो तब तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। ऐसे अगर 2 से ज्यादा हो तो हम इसको कर सकते हैं। 3 के लिए भी एक फॉर्मूला होता है, चलिए 3 के लिए भी एक फॉर्मूला बता ही देते हैं कि वो उसको कैसे लिखेंगे। तो आप ध्यान से पहले इसको देख लीजिए कि अगर 2 हो मतलब 2 श्रेणी क्रम में हो तो क्या है, ऊपर दोनों का गुणा नीचे दोनों का भाग से क्या, दोनों के जोड़ से क्या कर दीजिए, आप भाग दे दीजिए, तो इक्विवेलेंट निकल जाएगा। तो इस तरह से आप अगर 2 हो तो डायरेक्टली इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर 3 हो तो इस तरह से नया फार्मूला, एक तो फार्मूला ये है, जनरली इस फार्मूले से आप निकाल लेंगे, थोड़ा सा लंबा पड़ेगा इस तरह से। तो पहले सबका एलसीएम निकालिए, सबको जोड़िए, उल्टा कीजिए, तब जाके आप इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई 3 संधारित्र हो, C1 C2 इसका
और इसका जो आपका धारिता है वो C3 है। तो तीनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? अगर 1/, फार्मूला तो यही है, इसी को हम बनाएंगे 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, यहां सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, C1 C2 C3, तीनों का एलसीएम C1 C2 C3 होगा। अब चलिए यहां C1 है तो C1 से C1 कट जाएगा, यहां पे क्या बचेगा C2 C3 प्लस यहां C2 तो C2 कट जाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा C3 C1, ऐसे लिख लीजिए C3 C1 बचेगा तो C3 C1, और यहां C3 है तो यहां पे क्या बचेगा, यहां C3 इससे कट जाएगा तो C1 C2 बचेगा। अब इसको 1/C इक्विवेलेंट को, अब यहां पे क्या होगा 1/C इक्विवेलेंट तुल्य धारिता कितना हो जाएगा? इसको थोड़ा अगर मैनेज करके लिखा जाए तो इसको पहले फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ऐसे इसको पहले लिख लीजिए C1 C2 प्लस इसको लिख लीजिए C2 C3 C2 C3, और लास्ट में इसका क्या लिख लीजिए C3 C1, और बटे में ये क्या हो जाएगा C1 C2 C3, गुणे में हो जाएगा तीनों का मल्टीप्लीकेशन। अगर C इक्विवेलेंट डायरेक्ट आप ऐसा लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा C1 C2 C3 अपान C1 C2 C2 C3 प्लस C3 C1। तो ये थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन आप याद कर सकते हैं। कैसे याद रखा जाएगा? मान लीजिए कि यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 3 फैरेड का, यहाँ पे और यहाँ पे 4 फैरेड का अगर कैपेसिटर लगा दिया जाए तो आप जनरली जब निकालेंगे तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या निकालेंगे 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। अब इन सबको निकालेंगे, फिर इसको उल्टा करके सॉल्व करेंगे। उससे बेहतर है कि आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके। C इक्विवेलेंट यहां पे कितना हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इक्वल टू लिख लेंगे सबसे पहले क्या, ऊपर C1 C2 C3 है तो सबका गुणा कर दीजिए, 2 गुणे 3 गुणे 4, और बटे में क्या कर लीजिए पहले इन दोनों का गुणा, तो 2 गुणे 3, बीच में धन लगाइए, फिर इसका इसमें गुणा 3 गुणे 4, यही तो C2 C3 मतलब ये C2 हो गया, ये C3 हो गया। अब C3 C1 मतलब C3 C1 मतलब इसमें इससे गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा C3 कितना है 4 × 2। आप डायरेक्टली इसको निकालेंगे तो 6 × 24 अपान इसको जोड़ दीजिए, ये 6 और ये 12 और ये क्या 8, 12 8 20, 6 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। अगर आप इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 12/13 फैरेड का इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस हो जाएगा, या तुल्य धारिता इतनी हो जाएगी। इससे भी निकालेंगे तो इतना ही आएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आप चाहें तो इससे भी निकाल सकते हैं। इससे भी आप इसको वेरीफाई कीजिए कि 12/13 आ रहा है कि नहीं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब ये तो रहा श्रेणी क्रम पे कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं पार्श्व क्रम, संधारित्रों का कैसा कौन सा क्रम, पार्श्व क्रम। बच्चों अब आइए पढ़ते हैं संधारित्रों का समांतर क्रम, इसी को हम पार्श्व क्रम भी कहते हैं, अंग्रेजी में पैरेलल कॉम्बिनेशन इसे कहते हैं। बच्चों जो ये संधारित्रों का पार्श्व क्रम या समांतर क्रम भी होता है, इसको भी हम 2 तरह से परिभाषित कर सकते हैं। पहले तो इसके बनावट के आधार पे, तो बनावट के आधार पर जो इसका परिभाषा होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि संधारित्रों का एक ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र का पहला प्लेट किसी एक बिंदु से तथा दूसरा प्लेट किसी दूसरे बिंदु से जुड़ा हो, तो इस प्रकार से संधारित्रों का जो संयोजन होता है उसे हम संधारित्रों का पार्श्व क्रम या समानांतर क्रम कहते हैं। इसमें क्या होता है आप देखिए कि प्रत्येक संधारित्र का इसका पहला प्लेट, इसका पहला प्लेट, इसका पहला प्लेट, और भी जो जितने भी लगे हों एक बिंदु से, और दूसरा प्लेट क्या हो दूसरे बिंदु से जुड़ा हो, तो इस प्रकार का जो संधारित्रों का संयोजन होता है उसे हम क्या कहते हैं, हम संधारित्रों का पार्श्व क्रम कहते हैं या समांतर क्रम कहते हैं। आप ये तो बनावट के आधार पर परिभाषा पढ़ा, अब सैद्धांतिक आधार पर इसका जो परिभाषा होता है वो क्या होता है। तो बच्चों संधारित्रों का एक ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर समान हो, विभवांतर मतलब क्या है, समान हो, सब पे जो विभव हो वो भी ही हो, और आवेश क्या हो, अलग अलग हो, संधारित्रों का पार्श्व क्रम कहलाता है। संधारित्रों के पार्श्व क्रम में क्या होगा, विभवांतर समान होगा और आवेश क्या होंगे, अलग अलग होंगे। इसके विपरीत इसके पहले वाले श्रेणी क्रम में आपने देखा था बच्चों कि आवेश वहां पे क्या हो रहे थे, समान हो रहे थे, और विभवांतर क्या हो रहा था, अलग अलग हो रहा था। यहां पे विभवांतर क्या रहेगा, चाहे कितना
कितने भी कैपेसिटेंस का मतलब कितना ही इसकी धारिता हो, C1 हो, C2 हो, C3 हो, कैसी भी धारिता हो, ये विभवांतर क्या होगा, समान होगा। सब पे विभवांतर क्या होगा, सेम जाएगा, लेकिन जो आवेश होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो इस प्रकार के संधारित्रों का जो संयोजन होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधारित्रों का पार्श्वक्रम कहते हैं। याद रखना है हमेशा जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय कि जितने भी संधारित्र पार्श्वक्रम में होंगे उस पे आवेश क्या होंगे, अलग अलग होंगे, और विभवांतर क्या होगा, समान होगा। बार बार इस तरह का मिस्टेक आपसे होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय, ये आप भूल जाते हैं वहां पे कि क्या होगा, विभवांतर क्या होता है, समान होता है। जितने भी ये संधारित्र पार्श्वक्रम में होंगे उनके अक्रॉस जो ये विभवांतर होगा वो क्या होता है, समान होता है। तो चलिए बच्चों, अब यहां पे हम ये देखते हैं कि इन तीनों संधारित्रों का जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो कितना होगा। तो मान लो बच्चों कि इन तीनों संधारित्रों का जो ये तीनों मिलकर ये V वोल्ट की बैटरी से यहाँ पे ये जुड़े हुए हैं और तीनों मिलकर एक नया संधारित्र बनाए जिसका इक्विवेलेंट मतलब कि जो आपका तुल्य प्रतिरोध हुआ वो Ceq हुआ। ठीक है, तो इसी Ceq को हमें ज्ञात करना है। यहां V वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। अब यहां से जो आवेश चलेंगे बच्चों, यहां से जब ये आप समझ रहे हैं कि ये Q इक्वल टू क्या होता है, C इंटू V। इस C इंटू V से C इक्विवेलेंट और V से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे एक आवेश बनेगा और यही आवेश इसमें जाएगा, Q आवेश इसमें जाएगा। तो अब इन तीनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हुआ, जो तुल्य प्रतिरोध तुल्य ये धारिता हुआ वो कितना हुआ, C इक्विवेलेंट हुआ। अब तो यहां से आवेश कितना चलेगा बच्चों, यहां से जो आवेश चलेगा वो तो Q ही होगा, लेकिन यहां पे आने के पास इस जंक्शन पे, इस संधि पे जो ये आवेश होगा वो बटेगा। इधर की तरफ ये कितना आवेश चला गया, Q1, इधर की तरफ Q2 और इधर की तरफ कितना हो गया, Q3। और यहां पे जाने के बाद यहां से ये Q1 आएगा, यहां से Q2 जाएगा, यहां से Q3 आएगा, ये तीनों मिलकर फिर से यहां पे क्या हो जाएंगे, Q आवेश बनेंगे। अब इसके बीच में हमें इसी Ceq को क्या करना है, ज्ञात करना है। अब इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसको आपको ध्यान से देखना है। तो चलिए बच्चों, अब आप देखिए यहां से ये जो Q जा रहा है यही तो यहां पे बट रहा है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे कि यहां से ये जो टोटल Q है, यहां से ये टोटल जो Q गया, इस Q को हम लिख सकते हैं किसके रूप में, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के रूप में। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब बच्चों अभी आपके पास सामने जो फॉर्मूला लिखा गया, क्या लिखा गया, Q इक्वल टू क्या होता है, C इंटू V। आपको ये पढ़ाया गया था जब धारिता पढ़ाई जा रही है तो वही बताया गया था कि ये जो Q होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, V होता है। और यहाँ पे जो समानुपाती स्थिरांक जो लगाएंगे वो क्या होता है, C होता है। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, CB। अगर इस फॉर्मूले का यूज यहाँ पे किया जाए तो आप इस सिस्टम में आप देखिए सबके अक्रॉस ये जो पोटेंशियल, इस बात को ध्यान में रखना है कि ये पोटेंशियल क्यों सबके अक्रॉस एक ही होता है। इसको थोड़ा हम देख लेते हैं। यहां पे कोई भी बैटरी होता है बच्चों, ये बैटरी, अगर इस बैटरी का विभव कुछ ऐसा भी दिया गया, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों, ये बड़ा बड़ा जो डंडा है ये उच्च विभव को बताता है। मतलब कि ये सपोज कीजिए कि ये V1 है और ये V2 है, तो यहां V1 माइनस V2 ये उच्च विभव है, V1 माइनस V2 बराबर क्या होता है, V। मतलब ये विभवांतर होता है, इन बैटरी के दोनों सिरों के बीच का ये क्या होता है, विभवांतर होता है V1 माइनस V2। अगर यहां पे सपोज कीजिए कि अगर ये कितना दिया गया है, 8 वोल्ट दिया गया, यानी कि इसका विभव अगर 0 होगा तो इसका कितना होगा, 8 होगा। ये इसका 0 होगा तो इसका 8 होगा। अगर यहाँ पे V वोल्ट दिया गया है तो अगर इसका 0 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V में से 0 घटाएंगे तो क्या होगा, V ही होगा। तो यहाँ पे अगर 0 है, अगर इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लगाया जाए, अगर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे V है और दोनों का विभवांतर कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। V में से 0 घटाएंगे तो अब ये 0 कहां तक जाएगा बच्चों, ये 0 यहाँ इस बिंदु तक 0 आएगा। इस बिंदु का विभव कितना होगा, 0, और इस बिंदु का विभव कितना होगा, V। तो आप देखिए इसके अक्रॉस, अगर इस वाले तार के अक्रॉस अगर आप देखेंगे तो इसके अक्रॉस जो विभवांतर होगा, V में से 0 घटाएंगे तो यहाँ पे विभवांतर कितना आएगा, V।
यहाँ पे इस वाले तार के क्रॉस अगर विभवांतर देखें तो भी यहाँ पे है, यहाँ पे 0 है, तो भी में से 0 घटाएंगे तो इसके क्रॉस भी विभवांतर कितना हो जाएगा, भी हो जाएगा। इसके क्रॉस अगर देखा जाए, इस वाले तार के क्रॉस अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी देखिए 0 है, यहाँ पे भी है, तो इसके क्रॉस भी जो विभवांतर होगा वो भी होगा। यानी कि इन तीनों संधारित्रों में जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, समान होगा। तो आपने देखा कि तीनों संधारित्रों में जो विभवांतर है वो समान है। ये Q1 आवेश गया है तो यहाँ Q1 लिखा ही गया है, तो आप यहाँ पे अब लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप इस बात को क्या कर गए हैं, समझ गए हैं। तो अब इस सिस्टम के लिए ये इन तीनों यहाँ पे ये विभवांतर है, यहाँ पे ये आपको क्या दिया गया है, धारिता दिया गया है, यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, ये आवेश दिया गया है। अगर इन तीनों के बीच में अगर हम कोई संबंध रिलेशन निकालना चाहें तो क्या होगा, इस फॉर्मूले से अगर हम यहाँ पे Q1 लिखना चाहें तो Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप ही लोग बताइए। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए यहाँ C1 है, यहाँ पे V है, तो ये Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 इंटू V। ऐसे ही Q2 आपसे पूछा जाए तो Q2 कितना हो जाएगा, इस फॉर्मूले से C2 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी V है तो C2 इंटू क्या हो जाएगा, ये V हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपसे Q3 पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, इसमें Q3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, C3 इंटू V हो जाएगा, तो ये C3 इंटू V हो गया। अब क्या लिखेंगे, Q1 Q2 Q1 ये कॉमा है, Q2 और Q3 का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए Q1 Q2 Q3 का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब ये वैल्यू पुट कर दीजिए, Q1 के स्थान पर C1 इंटू V, यहाँ पे Q2 के स्थान पर C2 इंटू V, और Q3 के स्थान पे क्या हो जाएगा, C3 इंटू V। अब यहां से कॉमन कर लीजिए, आप V कॉमन करेंगे, तीनों में V है तो कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ C1 प्लस C2 और प्लस ये क्या हो जाएगा, C3 हो जाएगा। अभी आपको यहाँ पे समझाया गया बच्चों, ये तीनों C1 C2 C3 मिलकर एक नया कैपेसिटर, एक नया आपका संधारित्र C बनाएंगे, C इक्विवेलेंट बनाएंगे, और इसमें जो बैटरी लगी हुई है वो कितने वोल्ट की लगी हुई है, V वोल्ट की लगी हुई है, और यहां से जो आवेश आएगा वो Q आएगा। तो आप बताइए कि अब यहां से इस सिस्टम के लिए अगर आपसे कोई कहा जाए तो ये Q बराबर कितना हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इंटू क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तो इस Q के लिए हम क्या लिख लें, C इक्विवेलेंट इंटू V लिख लें। तो अगर इस Q का मान अगर यहां पर रखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, C इक्विवेलेंट मतलब तुल्य धारिता, इन तीनों का तुल्य धारिता कितना हो जाएगा, C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, C EQ इंटू ये क्या हो जाएगा, Q का इसके स्थान पर रखना ना, Q के स्थान पर, तो C इक्विवेलेंट इंटू V होगा ना, इंटू V यहाँ पे इक्वल्स टू V C1 प्लस C2 प्लस C3। अब चलिए ये V यहाँ पे कॉमन है तो V से भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहां से आपका C इक्विवेलेंट कितना आ गया, C इक्विवेलेंट इक्वल टू आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। मतलब कि अगर तीन आपके संधारित्र अगर समांतर क्रम में दिए गए हों या पार्श्व क्रम में दिए गए हों तो उन तीनों का जो तुल्य आपका धारिता होगा वो C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा। जितने भी समांतर क्रम में दिए गए हों उन सब का अगर तुल्य धारिता निकालना है तो क्या हो जाएगा, सबको हम केवल जोड़ देंगे। ये C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तुल्य धारिता कितना हो जाएगा, जितने भी समांतर क्रम में सबको जोड़ दीजिए, C1 प्लस C2 प्लस C3 जितना भी दिया गया। आप इसको पॉज करके इसको नोट कर लें। बच्चों अब देखते हैं, आपको दो या दो से अधिक अगर आपको संधारित्र दिए गए हों तो उसको किस कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे तो उनका जो धारिता है वो अधिक हो जाएगा, और किस कॉम्बिनेशन में धारिता क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो बच्चों एक एग्जांपल लिया गया है, यहाँ पे 3 कैपेसिटर लिए गए हैं और तीनों को हम किस में लिए हैं, यहाँ पे श्रेणी क्रम में लिए गए हैं। तो ये 3 फैरेड के, ये 3 फैरेड का ये भी है, 3 फैरेड का ये भी है, 3 फैरेड का ये भी है, तीनों को हमने किस में जोड़ा, श्रेणी क्रम में। और उन्हीं 3 कैपेसिटर को एक बार हमने किस कॉम्बिनेशन में जोड़ा, यहां पे पार्श्व या समानांतर क्रम में जोड़ा। अब हम देखेंगे कि किस कॉम्बिनेशन में जो तुल्य धारिता है वो ज्यादा आती है। तो सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन में निकालेंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होता है। तो 1/C1 के स्थान पर 3 है तो 1/3, C2 के स्थान पर भी 3 है तो 1/3, 1/3 C3 के स्थान पर भी है तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 आप एलसीएम लेंगे तीनों को, 1 प्लस 1 प्लस
प्लस 1 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 3/3, ये कटेगा 1 हो जाएगा 1/1। अब इसको ऊपर करेंगे भी तो कितना हो जाएगा c इक्विवेलेंट अपॉन 1 इक्वल टू 1/1, यानी कि 1 ही हो जाएगा। यानी कि आपका C इक्विवेलेंट सीरीज कॉम्बिनेशन में मतलब कि श्रेणी क्रम में कितना आया 1 फैरेड का आया, तीनों अगर श्रेणी क्रम में है तो। अगर ये पार्श्व क्रम या इसी को हम समानांतर क्रम कहते हैं तो इसमें इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा C इक्विवेलेंट, तीनों को हम C1 प्लस फॉर्मूला क्या होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, अगर इसको जोड़ेंगे तो 3 प्लस 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9 फैरेड। तो आप देख रहे हैं अगर कोई पूछे कि 3 कैपेसिटर या 2 कैपेसिटर, जितने भी कैपेसिटर आपको दिए गए हैं, आपको बताइए कि किस कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे तो आपको एक अच्छा कैपेसिटर मिलेगा, मतलब कि एक ऐसा संधारित्र मिलेगा जिसकी धारिता क्या हो जाए ज्यादा मिले। तो आप कभी भी समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में संधारित्रों को जोड़ेंगे तो उसकी जो तुल्य धारिता आएगी वो क्या आएगी ज्यादा आएगी, और श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उसकी तुल्य धारिता क्या हो जाती है कम हो जाती है। मतलब कि वही संधारित्र हैं और उनको देख लीजिए, अगर आप पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं तो उनकी धारिता क्या हो जाती है बढ़ जाती है, और श्रेणी क्रम में उनकी धारिता क्या हो जाती है कम हो जाती है। तो हमें संधारित्रों को अगर उसका अच्छा से यूज करना है तो किस कॉम्बिनेशन में जोड़ना चाहिए, तो संधारित्रों को किस कॉम्बिनेशन में जोड़ना चाहिए, आपको समांतर क्रम में पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको क्या करना चाहिए जोड़ना चाहिए। तो आप इस बात को समझ गए होंगे आसानी से। अब बच्चों इन दोनों कॉम्बिनेशन पे अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाए तो की पॉइंट्स कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने का आसान तरीका बताया जाएगा। और अगले 2 वीडियो में इसके 2 पार्ट बनेंगे, आपके श्रेणी और पार्श्व क्रम पे न्यूमेरिकल्स का आंकिक प्रश्न का, और उन वीडियो को भी आप देखिएगा कि जिसमें केवल और केवल न्यूमेरिकल बताए जाएंगे। यहाँ पे तरीके बताए जा रहे हैं कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से आसानी से हम ये श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम पे आपके आंकिक प्रश्न को हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बच्चों, एक हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए कि इस तरह से कोई आपके 4 संधारित्र दिए गए हों ऐसे। सपोज कीजिए कि सब पे जो हम फैरेड में ले रहे हैं वैसे माइक्रो फैरेड में दिया गया होता है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं फैरेड में ले रहा हूं। 2 फैरेड 2 फैरेड 2 फैरेड और 2 फैरेड, सब पे जो सबकी धारिता है वो कितनी है 2 फैरेड की है। अगर आपसे कहा जाए कि बिंदु ए और बी के बीच का तुल्य धारिता आप ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करेंगे, आप अगर ए और बी के बीच का तुल्य धारिता ज्ञात करना है ना, तो सबसे पहले यहां से एक डंडी खींचेंगे और सपोज कीजिए कि यहां ए से एक वैद्युत धारा उत्पन्न हो रही है और यहां पे जाएंगे तो यहां पे एक संधि होगा। तो यहां से अगर मान लीजिए कुछ आई धारा जा रही है तो यहां पे जाने के बाद ये केवल धारा इधर ही थोड़ा ना चली जाएगी या इधर ही थोड़ा ना चली जाएगी, यहां से ये धारा क्या होगी बटेगी, यहां से ये धारा बटी। अब यहां से जो धारा ये जा रही है यही धारा इसमें जाएगी, वही धारा इसमें आएगी, वही धारा इसमें आएगी, वही धारा इसमें आएगी। बच्चों जिन बिंदुओं के बीच में हमें तुल्य धारिता ज्ञात करनी होती है, तो जहां से ये धारा स्टार्ट होती है दूसरे बिंदु पर जाकर ये धारा क्या हो जाएगी समाप्त हो जाएगी। अब इसके बाद ये वापस नहीं आएगी। वैसे ही ये जो धारा गई बस इसी से जाएगी और बी पर क्या हो जाएगी समाप्त हो जाएगी। अब हमें इसमें पहचानना है इस धारा के आधार पर कि कौन सीरीज में है, कौन श्रेणी क्रम में है और कौन पार्श्व क्रम में है। तो जिसमें समान धारा जा रही है वो किस में हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो आप देखिए ये वाला और ये वाला किस कॉम्बिनेशन में हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाएगा, यानी कि श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो इन तीनों का जो तुल्य धारिता हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1/c इक्विवेलेंट, यहां पर लिख लेंगे 1/2, फार्मूला होता है 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ये कितना हो जाएगा 2 है, ऊपर क्या हो जाएगा तीनों को सिंपली जोड़ देंगे 3/2। अब ये याद रखिएगा, आप लोग बार बार यही इसी को आंसर मान लेते हैं, ये गलत हो जाएगा। आपको सी इक्विवेलेंट निकालना है। सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इसको उल्टा किया है तो इसको भी उल्टा किया जाएगा 2/3। अब ये फैरेड, यानी कि इन तीनों को मिलकर एक नया कैपेसिटर बना और उसका जो आपका तुल्य धारिता हो जाएगा, उस संधारित्र का जो ये धारिता हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2/3 फैरेड हो जाएगा, 2/3 फैरेड। अब देखिए जो धारा ये जा रही थी अब तीनों मिलकर ये यहां 2/3 फैरेड का ये क्या हो गया आपका नया एक संधारित्र बन गया। अब आप जरा ध्यान दीजिए कि तो
इस वाले क्वेश्चन में अब ये जो धारा इसमें जा रही है आके यहाँ समाप्त हो जा रही है, और इसमें जो धारा जा रही है दोनों में समान धारा नहीं जा रही है, दोनों में धारा ये क्या हो जा रही है, बढ़ के जा रही है। तो जहां धारा बढ़ जाएगी वो दोनों जो संधारित्र होंगे वो समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो अब इन दोनों के बीच का जो इक्विवेलेंट तुल्य जो आपका धारिता हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सी, इसको मान लीजिए कि सी डैश है, यहाँ पे सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये दोनों समांतर क्रम में है तो ये जो सी डैश आया ये सी डैश ही तो आया है, तो सी डैश प्लस, अगर मान लीजिए ये C4 था तो C डैश प्लस C4 हो जाएगा। C डैश का मान कितना है, 2/3 और ये कितना है, 2 है। अगर इसको जोड़ेंगे तो 2 3 6 2 8/3 फैरेड। तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध मतलब सब चारों का जो तुल्य धारिता हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8/3 फैरेड हो जाएगा। तो आप इस बात को समझ रहे हैं। लेकिन बच्चों अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा बदल दिया जाए, कैसे कर दिया जाए, ये ऐसे ही ये जो आपके संधारित्र हो वो सेम हो, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन में को बदल दिया जाए। कैसे बदल दिया जाए कि यहां पे ए बिंदु तो यहां पे हो और बी बिंदु यहां पे ना होकर यहां पे हो जाए। ये बिंदु बी है, ये यहां पे बिंदु क्या है, बी है, और कहा जाए ए और बी के बीच में आप क्या निकाल दीजिए, ए और बी के बीच में आपको ये तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तो अब यहां से क्या करेंगे, यहां से एक धारा स्टार्ट करेंगे, एक धारा इधर जाएगी एक धारा इधर जाएगी। अब ये धारा यहां जाते हुए ऐसे जाते हुए इस बी पे जाके क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, और ये धारा ऐसे जाएगी ऐसे जाते हुए इस बी पे जाके क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो देखिए जो धारा इसमें गई वही यहां तक पहुंची, तो ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में हो गए, ये दोनों में। अगर 2 फैरेड का ये है, 2 फैरेड का ये है, 2 फैरेड का ये है और 2 फैरेड का ये है, तो ये दोनों सीरीज और ये दोनों भी किस में हो जाएंगे, ये दोनों श्रेणी क्रम में, और ये दोनों भी किस में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। तो अगर इन दोनों का तुल्य धारिता ज्ञात किया जाए, देखिए अब हमने पॉइंट को बदल दिया, तो पॉइंट को बदल देने से आप केवल मैं आपको कॉन्सेप्ट यहां पे दे रहा हूं कैसे हम क्वेश्चन को, कैसे सवालों को सॉल्व करेंगे। तो ये पहला है, ये दूसरा है, और इन दोनों का मान लो कि तुल्य जो प्रतिरोध है वो कितना है, सी डैश है। और आपको बताया कि अगर दो कोई अभी प्रतिरोध नहीं, तुल्य धारिता, हम बार बार प्रतिरोध कह दे रहे हैं, धारिता यहां ज्ञात करनी है। तो इन दोनों का जो तुल्य धारिता का फॉर्मूला होता है वो आप जानते हैं 1/c डैश इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 होगा। लेकिन इसी को हमने आसान तरीके से बताया था कि अगर केवल दो, अगर आपके इस तरह से धारिता है, मतलब 2 संधारित्र है, तो इनके लिए इक्विवेलेंट जो तुल्य धारिता का फॉर्मूला हो जाता है वो क्या हो जाता है, c डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को सिंपली क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, 2 गुणे 2 अपान 2 धन 2, तो 2 गुणे 2 विचार होता है, 2 धन 2 विचार होता है, 4 से 4 कटेगा, तो इन दोनों का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 फैरेड हो जाएगा। यानी कि ये दोनों मिलकर, अगर आप देखें तो ये दोनों मिलकर एक नया कैपेसिटर बनाएंगे, और ये कितना का होगा, 1 फैरेड का। ये ए पॉइंट है और ये क्या है, बी पॉइंट है। वैसे ही ये दोनों, ये भी 2 है ये भी 2 है, तो ये दोनों भी मिलकर कितने का एक कैपेसिटर बनाएंगे, ये 2 और 2 था तो 1 बनाया, तो ये भी कितना का बनेगा, 1 फैरेड का बनेगा। अब ये देखिए, अब ये दोनों में अलग अलग धारा जा रही है, तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, समानांतर क्रम में हो जाएंगे। तो इस केस में टोटल सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आपका, 1 धन 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 फैरेड का हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में जब इस और इस बिंदु के बीच में अगर आपको तुल्य धारिता ज्ञात करनी है तो कितना हो जाएगा, 2 फैरेड की तुल्य धारिता हो जाएगी। तो आप इस बात को समझे। अब चलिए एक और सवाल बता दे रहे हैं। एक और सवाल बताने के बाद, कॉन्सेप्ट देने के बाद, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया जाएगा, आप उसका आंसर आप कमेंट करके देंगे और मैं देखूंगा, अगले वीडियो में उसका उत्तर भी बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए एक दूसरा क्वेश्चन हम यहां पर लिखते हैं। एक कुछ ऐसा क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा सॉल्व करने का प्रयास भी करें। ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। बिंदु ए और बी के बीच में आपको तुल्य धारिता ज्ञात करनी है, जबकि सब पे 2 फैरेड का क्या हो, आपका 2 फैरेड की धारिता हो, सब पे सारे संधारित्रों पे जो धारिता हो कितने हैं की हो, 2 फैरेड की हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे तुल्य धारिता आपको ज्ञात करनी है। तो आप क्या करेंगे, यहां से एक धारा स्टार्ट करेंगे, एक धारा यहां से गई, यहां पे बटेगी, यहाँ पे कुछ धारा इधर कुछ इधर, जो इसमें आएगी वही यहाँ पे आएगी, ये दोनों जाकर यहाँ पे क्या होंगे, मिलेंगे।
यहाँ पे दोनों मिलकर ये फिर से एक हो जाएंगे और यहाँ पे बी पे आके क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पे जो धारा इसमें जा रही है वही इसमें जा रही है, तो ये और ये वाले किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो अगर उन दोनों का तुल्य निकाला जाए तो सी डैश इक्वल टू क्या, दोनों का गुणा कीजिए, 2 गुणे 2 अपान 2 धन 2, फार्मूला यही तो सी डैश इक्वल टू C1 C2 अपान C1 प्लस C2, आपके सब श्रेणी क्रम में है। तो अगर इसको लिखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, 4/4, तो सी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 फैरेड। यानी कि अब ये दोनों मिलकर कितने का बनाएंगे, 1 फैरेड का। एक नया कैपेसिटर सी डैश यहाँ पे बना और कितने का बना, 1 फैरेड का। अब आप देखिए जो धारा इसमें जा रही है उससे अलग धारा इसमें आ रही है, तो ये दोनों किसमें हो जाएंगे, ये दोनों समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो सी डबल डैश क्या हो जाएगा, सिंपली ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों जुड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये C1 नहीं, ये सी डैश है। ये सपोज कीजिए सब पे हम कुछ ना कुछ ये दे दें, ये C1, ये C2 और ये C3 है, तो C2 और C डैश किस में हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो C डैश प्लस ये क्या हो जाएगा, C2। तो C डैश का मान कितना हो जाएगा, अब C डैश का मान आपका 1 आया है तो 1 फैरेड, और C2 का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 फैरेड। यानी कि अब ये दोनों मिलकर क्या C डबल डैश बनाया, और C डबल डैश का मान कितना हो जाएगा, C डबल डैश का मान आपने यहाँ पे देखा, एक नया यहाँ पे आपका संधारित्र बना, और इस C डबल डैश का मान जो है वो कितना है, 3 फैरेड है। अब आप देखिए जो धारा इसमें जा रही है वही धारा इसमें आ रही है, वही धारा इसमें जा रही है, यानी कि ये तीनों किस में हो जाएंगे आपके, फिर से अब ये तीनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो इसका तुल्य आपकी धारिता कितनी हो जाएगी, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1, और ये प्लस 1/C डबल डैश प्लस 1 क्या हो जाएगा, C3। अगर इसको लिखा जाए तो 1/C1 कितना है, 2 है, 1/C डबल डैश कितना है, 3 है, और 1/C3 कितना है, 2 है। अगर सबका एलसीएम यहाँ पर लिया जाए 2, 3 और 2 का, तो कितना हो जाएगा, 6। 2 3 जा तो यहाँ 3 हो जाएगा, 3 2 जा तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 3 जा तो प्लस यहाँ पे 3 हो जाएगा, सबको जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8/6। ये कटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 4/3। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से 1/C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आई, 4/3। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, बार बार यहीं पे मिस्टेक होता है कि आप यहीं पे आंसर लिख देते हैं, ये आंसर नहीं है। C इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/4। 3/4 फैरेड का यहाँ पे इसका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा, जो भी आपको स्टार्टिंग में सिस्टम दिया गया था। तो आप ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब एक न्यू क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं बच्चों, आप इसको पॉज करके चाहें तो लिख सकते हैं, जो कॉन्सेप्ट बताया गया था उसको रिवाइंड करके देख भी सकते हैं, अब लिख भी सकते हैं। एक न्यू क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, इसका आपको इसको सॉल्व करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन कुछ ऐसे है बच्चों, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और सब पे 2 फैरेड का, सब पे 2 फैरेड का ये आपकी धारिता है। तो आपको अब इसका तुल्य धारिता ज्ञात करनी है, ए और बी बिंदुओं के बीच में तुल्य धारिता कितनी होगी, इसको आपको क्या करना है, इसका सलूशन आपको बताना है, इसका सलूशन, इसका आंसर कितना होगा आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, आपको इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया गया और उस पर न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किए जाते हैं ये भी आपको बताया गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, और जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।